गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पुनः छात्र छात्राओं का इस तंत्र ज्ञान कक्षा में स्वागत है। आज की इस अवधि में हम एक ऐसे पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम गुलाब सिंह है और इस कहानी के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम केवल हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि भारत देश के इतिहास एवं स्वतंत्रता के आंदोलन में भी बड़े आदर एवं सम्मान के साथ लिया जाता था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म एक कायस्थ घराने में हुआ। परिवार शिक्षित था, कुशल था, श्रीमंत थे। इनका जन्म 1904 उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में हुआ। बाल्य से ही अध्ययन में, कविता लिखने में बड़ी कुशल थी। इनकी बाल सखी थी हिंदी की वीणा पानी, जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। हाँ, वही महादेवी वर्मा इनकी बाल सखी थी। बालकाल से ही इन्हें कविता लिखने में बड़ी अभिलाषा थी। जैसे जैसे इनकी विचार शक्ति, वर्ण भाव तीव्र होते गई, वैसे वैसे इनकी रुचि, आसक्ति देश के प्रति जागरण होने लगी। इनकी प्रथम कविता झांसी की रानी थी, जो सारे देश को एकत्र करने वाले भाव से, दृष्टि से रची गई थी। उस समय इनकी आयु केवल 15 वर्ष की थी। इनकी प्रथम रचना झांसी की रानी, वह कविता सारे देश में इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोग कह उठे, झांसी की रानी क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, मर्दानी हो तुम क्या खूब लड़ी। समस्त परिचय हम तंत्र ज्ञान द्वारा आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। अब हम गुलाब सिंह के प्रति परिचय स्वीकार करेंगे। गुलाब सिंह भारत देश के एक महानायक थे, जिन्हें महाराजा से संबोधित किया जाता था। यहाँ कश्मीर के श्रेष्ठ राजाओं में, महान महाराजाओं में इनकी गणना होती है। यहाँ ब्रिटिश से भिड़े हुए थे, ब्रिटिश से लड़े हुए थे। कश्मीर से प्रिय था इन्हें, भारत से प्रिय था इन्हें। अत्यंत प्रेमी राजा थे, प्रजा के प्रति आसक्ति थी, अभिरुचि थी। सो उसी गुलाब सिंह की कथा को एक नए रूप में, नई दिशा में, पुराने भाव उद्देश्य से सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कहानी को रचा है। आइए इस कहानी के प्रति हम कुछ शब्दों एवं अंशों के बारे में जानें। इसमें आता है तारीख, जिसे कन्नड़ में दिनांक को कहते हैं। गुड़, जिसे कन्नड़ में बेल्ला कहते हैं। चना, जिसे कन्नड़ में सेंगा एवं कडले कहते हैं। बार बार, यहाँ द्विरिक्ति शब्द है, जिसे कन्नड़ में पदे पदे कहते हैं। आंसू, कन्नीरू, जुलूस, मेरवनिगे। तो यहाँ सारे शब्द आज इस अवधि में बोधित होने वाले
पतित होने वाले अंश में नियुक्त हैं। सबसे पूर्व कहानी का आशय, इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। यह पाठ महान देशभक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस पाठ में अपनी ही भाव को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। देशभक्ति इस पाठ का मूल रूप है। त्याग, बलिदान इस पाठ का दर्पण है। भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य इस पाठ के परिचित अंश हैं। इतना ही नहीं, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य झंडे को स्वतंत्रता के संकेत में लहराना था। इसी एक वाक्य पर यह पाठ आरंभ से लेकर अंत तक चर्चित में रहेगा। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? पकड़ना, हिडियोवधु, कैच। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, जब हम किसी महान व्यक्ति के बारे में कहने वाले होते हैं, किसी देशभक्त के बारे में कहने वाले होते हैं, किसी महान योद्धा का वर्णन करने वाले होते हैं और किसी होराटगार के बारे में, राष्ट्रनायक के बारे में कहने का संदर्भ आता है, तो उसके लिए ना कोई तारीख होगी, ना कोई समय होगा, ना कोई दिन होगा। हम उनका वर्णन, उनका गुणगान प्रतिक्षण कर सकते हैं। कुछ लोग संदर्भ अनुसार कहते हैं, मगर लेखिका जी कहती हैं, आप उनका वर्णन हर क्षण कीजिए, प्रतिक्षण कीजिए, ताकि उनकी भावनाएं, उनके आदर्श गुण हम सब में नियुक्त हो जाएं। हम सब भी वैसे ही महापुरुष बन जाएं। क्या थे वो दिन? ना उन्हें धर्म था, ना उन्हें जाति थी। वो केवल देश से ही प्रेम करते थे। क्या थे वो दिन? उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह के घर में एक माँ थी, एक बहन थी और एक पिता थे। बहन बहुत ही प्यारी, सुशील और सुंदर थी, उत्तम लक्षण वाली थी। और गुलाब सिंह, तो कुल उनके परिवार में 4 सदस्य थे। पिता, माता, बहन, गुलाब सिंह। दुलारी, प्रिया। एक दिन की बात है, ಒಂದು ದಿನದ ಮಾತ। वह बीमार पड़ा, बीमार, अस्त व्यस्त, अनारोग्य। मां ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक दिन की बात थी, उनके घर में, उस परिवार में एक विचित्र घटना घटी। वह घटना थी गुलाब सिंह की अस्वस्थता।
अनारोग्यता से संबंधित। बालक गुलाब सिंह को बुखार था, इसलिए उनकी माता जी ने बालक का खाना और पीना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें भय था अगर बालक अधिक से ज्यादा भोजन करेगा तो उसका रोग और बढ़ेगा। और यह समस्या, यह चिंता सारे घर वालों को थी। उसका दर्द सारे परिवार के लिए पीड़ा बन जाएगा। इसी दृष्टिकोण से उसकी माता ने उसके भोजन को रोक दिया। बिल्कुल संपूर्ण, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना, पदे पदे बार बार क्षण 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 प्रति क्षण बार बार गुलाब सिंह कुछ न कुछ सेवन के लिए मांगते रहता। मांगना बेडवधु उसकी यह याचिका से दुखित हो गई उसकी प्रिय बहन। छोटी बहन से न सहा गया उसका यह मांगना, उसकी छोटी बहन से सहा नहीं गया और वहां प्रेम से, करुणा से भाई के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करती है, अपने आदर को प्रकट करती है। वह चुपके से कद्दू यार्गे रंग चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। चुपके से सन्नंग यारू रंग चुरा कर कद्दू मनींद। जब उनकी माता पिता बाहर थे उस समय घर में कोई नहीं था। सबकी नजरों से बचाते हुए, सबसे पर्दा करते हुए गुलाब सिंह की बहन घर के भीतर जाकर रसोई घर से चने और गुड़ को ले आती है और गुलाब सिंह को दे देती है। इसके भोजन से, इसके सेवन से गुलाब सिंह फिर से पीड़ित हो जाता है। वहां बुखार मीन्स ज्वरा, फीवर, वहां बुखार फिर से गुलाब सिंह में तीव्रता का रूप धारण करता है। यह भया अंजिके, यह भया माता पिता एवं चिकित्सक जी को था। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। तदनंतर पुट्ट बालकन ज्वर ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು। रोग तीव्र हुआ, बुखार बढ़ गया। क्यों? सही कहा, क्योंकि बालक ने गुड़ और चना खा लिया था। डॉक्टर साहब ने कहा था आपको बुखार है, आप गुड़ और चने से दूर रहिए। मगर माता पिता के डांटने के बावजूद बालक को उसकी प्रिय बहन ने गुड़ और चना खिला ही दिया और परिणाम रोग ज्यादा हो गया। अपने भाई के संतोष के लिए वहां मां बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। भाई के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए भाई की प्रसन्नता के लिए बालिका अर्थात गुलाब सिंह की बहन अपने माता पिता के क्रोध को
सहने के लिए सिद्ध थी। पता था गुड़ और चना खिलाने के बाद बुखार बढ़ेगा, ज्वर ज्यादा होगा, परंतु वह तो भाई के प्रेम में लीन हो चुकी थी और माता पिता की डांट एवं गुस्से को सहने को सिद्ध थी। इन दोनों वाक्यों में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, बुखार क्यों बढ़ा, किस लिए, बालिका ने बालक को क्या खिलाया, बालिका किनके गुस्से को सहना चाहती थी। यहां सारे लघु उत्तर हैं। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। देखिए भाई और बहन के बीच कितना अटूट प्रेम का रिश्ता है, संबंध कितना पवित्र है। बहन भाई के खुशी के लिए, भाई के मन को प्रफुल्लित करने के लिए उसकी इच्छा को पूर्ण करती है, गुड़ और चना खिलाती है। भाई भी बहन से कम नहीं। माता पिता ने कितना पूछा, डॉक्टर साहब ने भी कितना पूछा, परंतु गुलाब सिंह टस से मस रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया। यहां है भाई बहन का प्रेम। इसी महीने में रक्षाबंधन आया था। वहां एक ऐसा पवित्र बंधन है जो सदियों तक एक बहन को अपने भाई के प्रति श्रद्धा का उदाहरण देता है और एक भाई को अपनी बहन की रक्षा का स्मरण कराता है। बहन वो नहीं जो केवल एक धागा बांधती हो, भाई वो नहीं जो केवल उसी दिन अपनी बहन को कुछ अर्पण करता हो। भाई बहन का प्रेम तो अमर है। यहां समस्त प्रकृति का एक सच्चा उदाहरण है। बहन और भाई का अटूट संबंध यह शाश्वत है। अगर कहीं प्रकृति पर माता पिता के बाद कोई संबंध है तो वो है भाई और बहन का। तो ऐसी भाई और बहन के प्रेम कथा का वर्णन इस लघु कहानी में व्यक्त हुआ है। धीरे धीरे रोग उतर गया, धीरे धीरे निधान आ गई। रोग उतर गया, भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। छाप मूड वधु प्रभाव निधान आ गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बहन के मन में भाई के प्रति श्रद्धा उभरती गई और भाई के मन में भी बहन के प्रति आदर बढ़ता गया। भाई ने किसी को कुछ नहीं बताया, बहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। भाई बहन के बीच में एक अटूट संबंध निखरता गया। समस्त विश्व को यहां एक उदाहरण है। अगर भाई बहन का रिश्ता ऐसा नहीं तो वो भाई बहन का संबंध ही नहीं। तो इस वाक्य से हमें यहां पता चलता है माता पिता के बाद अगर कोई अटूट बंधन है तो वो है भाई बहन का।
आज के दौर में देखिए ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನಿಸು ತಂದರ, ಆಟುಣಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರ. ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ತಂದ, ಅವ್ವ ನನಗೆ ತಂದ, ಈ ರೀತಿ ಬಡ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಂಗಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ತಿನಿಸವನ್ನು ತಂಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾಳು. ತಂಗಿನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮಿರ್ತಾನು. ಇದು ಐತಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಸಂಬಂಧ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನಾದರೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ, ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ತಂದಿರ್ತಾರೋ, ಆಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅವ್ನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತಾ ಎಂಬ ಭಾವಗಳು ಬೆಳೀತಾವೆ. सो इस कहानी से भाई बहन के रिश्ता अटूट होता है, मजबूत होता है. ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी. ಇದು ಒಂದು घटने ಅಲ್ಲ, यहाँ एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं, ऐसे अनेक विचार माता से संबंधित, पिता से संबंधित, बहन से संबंधित उस बालक के मन में छप गई थी. ಆ ಹುಡುಗನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ, ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ, ತಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಡಿದವು. ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके. हर घर में खेल से संबंधित, अध्ययन से संबंधित, भोजन से संबंधित, वस्त्र से संबंधित बच्चों में कुछ भिन्नाभिप्राय उत्पन्न होते रहते हैं, मगर उनकी याद, उनकी बातें, उनके स्वभाव, उनके बर्ताव के कारण उसके मन में उठे भिन्न अभिप्रायों को धो देते हैं. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗುವುದು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ, ತಿನಿಸದಿಂದ, ಆಟುಣಿಕೆಯಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾವ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರ ನಡತೆ, ಅವರ ನುಡಿಯಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸ ಬೆಳೆದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಎಂಬ ಭಾವ ಬೆಳೀತೈತಿ. सो ऐसे ही गुलाब सिंह और उसकी बहन के मन में छपी थी. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. एक समय ऐसा आया, उनके गांव, उनके नगर, उनके मोहल्ले में ओनिಯಲ್ಲಿ ऐसा संदर्भ आया कि सारी दिशाएं बदल गई, सारे लोगों के विचार परिवर्तित हो गए, सारे घर में एक उल्लासमय वातावरण सृष्टि हो गया. ऐसे लगा उस समय कि कोई त्योहार हो या त्योहार की तैयारी कर रहे हो. ऐसा वातावरण उस नगर में, उस नगर के हर एक घर में, साथ ही गुलाब सिंह के घर में भी नजर आया था. मुरझाए हुए, मुरझाना उतरुवधु, जिसे कन्नड़ में उतरुवधु कहते हैं. मुरझाए हुए, उदास मुख, उदास निराश चेहरे
हृदयों में एक जान भरने वाला, प्राण अर्पण करने वाला वातावरण सृष्टि हो गया था। यह हवा उमंगों की हवा थी। उमंग अर्थात उत्साह, उमंगों की हवा थी, उत्साह भरने वाली हवा थी। इसी उत्साह में यह गुलाब सिंह देशभक्ति और त्याग, कर्तव्य और बलिदान के लिए एक उदाहरण बन जाता है। यह वाक्य लघु उत्तर है। बड़ा भारी जुलूस निकला था, यह स्वरूपित उत्तर है। बड़ा भारी जुलूस निकला था। जुलूस अर्थात मेरवनी। उस गांव में एक हवा बही जो उमंगों की थी, उत्साहित थी। वह उत्साह, वह उमंग स्वतंत्रता से संबंधित था। स्वतंत्रता के संकेत में जो झंडा प्रयोग होता है, उपयोग होता है, वह उत्साह उस बालक के मन में था। वह जुलूस उस नगर में भी, उस गांव में भी निकलने वाला था। पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। शहर में आतंक छा गया। लघु दीर्घ उत्तर है। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, शहर में झंडा न निकले, सारे घर बंद कर दी जाए, दुकानें बंद कर दी जाए, सड़कें बंद कर दी जाए, कर्फ्यू का ऑर्डर दी जाए। ಅರಸನ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಂತರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ವಾಹನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಬಾರದು, 144 ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. इस तरह के प्रयोग स्वतंत्रता से पूर्व हर राजा करता था. उनके विचार थे, बादशाह मीन्स महाराजा, उनके विचार थे. वह महाराजा चाहता था मैं और ज्यादा दिन इस धरती पर अपने शासन को लागू करूं, मेरा शासन और थोड़े दिन चले. देश स्वतंत्र हो चुका था, पर कुछ महाराजाएं अपनी गद्दी सरकार को अर्पित नहीं कर रहे थे. ऐसा ही एक महाराजा उस बालक के गांव में भी था. वहां भी अपना अधिकार सरकार को अर्पण नहीं कर रहा था. ಆತಂಕ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಯ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. यह भय उस महाराजा ने लोगों के भीतर डाल दिया था. बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा. घर में इस विषय पर चर्चा हो रही थी. बहन ने अपने भाई से कहा, भाई ने बहन से कहा. बहन ने पूछा क्या है ये जुलूस. भाई ने कहा बहन यह जुलूस, यह तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे देश की पहचान है. हम जुलूस निकालेंगे, झंडा फहराएंगे. कौन है यह बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा कौन है यह बादशाह जो हम आजाद नागरिकों पर
अपने अधिकार चला रहा है। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के निवासी हैं। हम अपने देश के प्रति यह जुलूस निकालेंगे, हम अपने तिरंगे को लहराएंगे। फिर बहन बोली, कौन है यहाँ बादशाह? कौन है भैया यहाँ बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई, ಹೌದು ಇರಬಹುದು ಯಾರೋ। भैया ने कहा। फिर बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? फिर बहन ने भाई से पूछा, ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಡಿಬಾರದು, ಧ್ವಜ ಯಾಕೆ ಹಾರಿಸಬಾರದು, क्यों ना निकले झंडा, क्यों ना निकले जुलूस? हम जुलूस निकालेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों में स्वतंत्रता के विचार उजागर करेंगे, झंडे को फहराएंगे, अपने तिरंगे की पहचान उनमें भी छापेंगे। भाई कटु सर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। भाई कटु बिरस ध्वनि, भाई कटु स्वर में बोला, क्या करे, हमारा देश, हमारा प्रांत आज भी उन महाराजाओं के दास हैं, गुलाम हैं। जब तक हम उस गुलामी, उस दास जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक नहीं बनते, तब तक यह सब हमें सहना होगा। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। इतना सुनना था, बहन जोश में आ गई, उद्वेग भाव से बहन कहने लगी, हम जरूर जुलूस निकालेंगे, जरूर झंडे को फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। यहां चारों पंक्तियां किसने किससे कहा, दो वाक्य के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न से संबंधित हैं। फिर भाई बहन मिलकर झंडे की तैयारी करते हैं। अब तक हमने देखा भाई को आराम नहीं था, अनारोग्यता पीड़ित था, बहन ने कुछ खिला दिया, उससे और थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर समय अनुसार वहां धीरे धीरे कम होता गया। भाई के प्रेम, भाई का प्रेम बहन के मन में, बहन का प्रेम भाई के मन में। फिर माता पिता और भाई से संबंधित बालक के मन में ऐसे अनेक विचार, घटनाएं मन में छप गए थे, जो उनके भीतर व्यवधान को दूर कर गए। फिर उसके बाद पता चला स्वतंत्रता से संबंधित एक जुलूस निकलने वाला है, देश के प्रति एक तिरंगा है जो उसकी शान बनेगा। फिर सारे नगर में, सारे गांव में, सारे शहर में उसके प्रति एक उत्साहित विस्तार होने लगा। बालक के घर में भी इस पर चर्चा होने लगी। भाई बहन के बीच चर्चा के उपरांत दोनों ने तय किया कि हम घर में ही उस तिरंगे को बनाएंगे। अब देखें तिरंगे की तैयारी किस तरह से थी। झंडे की तैयारी होने लगी। झंडे की तैयारी बड़े शान से, बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया।
बहन ने अपनी एक पुरानी वेल ओढ़नी अर्थात वेल पुरानी ओढ़नी फाड़ कर उसको तिरंगे में परिवर्तित कर दिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। बहन घर के भीतर जाकर वेल लाती है। भाई बहन मिलकर भाई के खेलने का डंडा बहन की पुरानी ओढ़नी से झंडा पूर्ण हो जाता है। अब तक कथा में था, कहानी में था परिवार का परिचय। परिवार में 4 लोग थे, पिता, माता, भाई, बहन। प्रेम, भाई बहन के बीच में अटूट प्रेम था। बहन के मन में श्रद्धा थी, भाई के बहन में आदर था। परिणाम, बहन ने प्रेम से भाई का दुख न सहन कर उसे खाने के लिए गुड़ और चना दिया। वह गुड़ चना सेवन के बाद परिणाम स्वरूप बालक का बुखार बढ़ गया। जुलूस, फिर गांव में एक भिन्न वातावरण छा गया। उसका नाम था जुलूस। वहां जुलूस था स्वतंत्रता का और उस स्वतंत्रता के जुलूस की शान बना देश का तिरंगा। फिर आज्ञा, महाराजा की आज्ञा थी जुलूस न निकले, तिरंगा न फहराए, चारों ओर बंद कर दिया जाए नगर। फिर भाई बहन में वार्तालाप होता है, इस पर चर्चा होती है और अंत में भाई बहन तैयारी करते हैं। किसकी? तिरंगे की। बहन की पुरानी ओढ़नी भाई के खेलने के डंडे से तिरंगा बनता है। अब हम द्वितीय चरण में देखेंगे बालक किस तरह से लोगों को जोड़ता है, बहन किस तरह से बालक का तिलक करके किस तरह से विदा करती है और भाई लोगों को कैसे जोड़ता है, तिरंगा कैसे फहराता है और उसके साथ क्या होता है। क्या यहाँ जुलूस पूर्ण होगा? क्या तिरंगा फहराएंगे? क्या बादशाह के सैनिक हार मानकर वहां से चले जाएंगे? यह सब विचार हम द्वितीय चरण में अवश्य अध्ययन करेंगे। अब इस पाठ से संबंधित प्रथम चरण यहीं पर स्थगित किया जाता है। अगली अवधि में हम इस पाठ के मुख्य और अंतिम अंश का अध्ययन करेंगे। पाठ से संबंधित गृह कार्य किसने किससे कहा, इन पंक्तियों को याद करें। इस पाठ में कुल 4 से 6 वाक्य आए हैं। पेज नंबर 10 मध्य वाक्य है। इन वाक्यों को अध्ययन कीजिए, समझिए, किसने कहा है, किससे कहा है। इन वाक्यों को लिखित रूप में लिखिए, क्योंकि यह वाक्य कथित रूप से 2 अंक के लिए आपसे पूछे जाएंगे। आज की अवधि के लिए बस इतना ही। जय हिंद।